जैसे जैसे करीब आ रहे रियल्टी सेक्टर भी गरमाने लगा है। बिक्री में हल्का पिकअप तो दिख ही रहा था और अब मार्केट में भी नामी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। दूसरी ओर अब डील कॉर्नर में भी एक्शन दिख रहा है। स्वागत है आपका रियल एस्टेट टीवी में, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं इस हफ्ते के हॉटेस्ट स्टोरीज। मैं हूं कविता कृष्णन। इस हफ्ते रियल एस्टेट टीवी में देखेंगे रियल्टी सेक्टर को आने वाले वोट ऑन अकाउंट से क्या है उम्मीदें। अजय पिरामल कैनेडा पेंशन प्लान का करार, जिससे खुलेगा रियल्टी मार्केट के लिए लिक्विडिटी का नया जरिया। और डीएलएफ ने बेचा अमान रिजॉर्ट, डीडीए के रिफंड से भी हुआ फायदा। साथ ही लेंगे जायजा दक्षिण भारत के प्रॉपर्टी मार्केट का। तो अगर आप बंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। मंडे इज बी डे। जी हाँ, 17 फरवरी को यूपीए सरकार चुनाव के पहले अपना आखिरी बजट संसद के सामने रखेगी। इस चुनावी बजट से रियल्टी सेक्टर की सबसे बड़ी मांग है कि प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर लगाया जा रहा है सर्विस टैक्स हटाया जाए। ऐसा होता है तो न सिर्फ बिल्डर बल्कि आपको भी बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा सेक्टर को उम्मीद है कि बिल्डरों को पूंजी आसानी से मिलने के उपायों का भी ऐलान सरकार कर सकती है। सर्विस टैक्स से मुक्ति, सस्ते मकान बनाने पर टैक्स हॉलिडे और कम कीमत वाले मकानों के लिए सस्ते कर्ज का दायरा 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए होनी चाहिए। रियल एस्टेट सेक्टर की ये सरकार से मांग है, या फिर कहें कि उन्हें उम्मीद है कि वोट ऑन अकाउंट में इस पर सरकार कुछ न कुछ जरूर करेगी। दरअसल रियल्टी सेक्टर में पिछले 1.5 साल से बिक्री न के बराबर है, जबकि लागत के कारण कीमतें तो बढ़ ही रही है, साथ ही कई तरह के टैक्स के कारण भी मकान महंगे हो रहे हैं। इसीलिए मंदी के इस माहौल में रियल्टी सेक्टर की हालत खस्ता है। केवल सर्विस टैक्स के कारण ही औसत मकान की कीमत करीब 2 से 3 लाख रुपए बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया कराने वाले इस सेक्टर की मांग है कि सरकार सर्विस टैक्स से मुक्ति दे। उनका तर्क है कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसे ही प्रोडक्ट तैयार करते हैं, इसीलिए उन पर ये टैक्स वसूलना ज्यादती है। हर बायर को 2.3 to 2.8% तक सर्विस टैक्स देना पड़ता है। इसे इंडस्ट्री को सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर निकालने की प्रयास करें, क्योंकि रियल एस्टेट एक मैन्युफैक्चरिंग के समान सेक्टर है। इसे किसी भी प्रकार की, जब हम मकान बेचते हैं, जैसे कार बेचने उसी प्रकार से मकान हम बेचते हैं। सस्ते मकानों की सप्लाई और बिक्री बढ़ाने के लिए डेवलपर की कुछ और मांगे हैं। वो चाहते हैं कि वित्त मंत्री सस्ते मकान बनाने पर डेवलपरों को दिया जाने वाला ATIB एग्जेम्पशन को फिर से शुरू करें। इसके अलावा मेट्रो शहरों में 50 लाख रुपए तक के होम लोन पर सस्ता कर्ज मिले। महंगे कर्ज के कारण भी इंडस्ट्री को पूंजी मिलने में भारी दिक्कत हो रही है। इसके लिए बिल्डर चाहते हैं कि विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए भी नियम आसान बनाए जाए। अगर सरकार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कुछ इनकरेज करती है, उनकी जो पॉलिसीज हैं उसमें परिवर्तन लाती है, और वो सिर्फ जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिमूव करती हैं, बॉटलनेक्स रिमूव करती है, और उनको तुरंत पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट देती है, उनको टैक्स सेंसिबली करती है और उन पे रेट्रोस्पेक्टिवली कोई चेंज नहीं करती है, तो इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। दरअसल डेवलपर भी जानते हैं कि अंतरिम बजट में सरकार भी बड़े ऐलान नहीं करेगी, लेकिन टैक्स के नियमों में बदलाव जरूर हो सकते हैं। इसीलिए उनकी उम्मीद सर्विस टैक्स खत्म करने या कम करने पर टिकी है। साथ ही उन्हें रीट से मिल रहे इनकम पर टैक्सेशन में क्लैरिटी मिलने की भी उम्मीद है। पिछले अक्टूबर में सेबी ने रीट्स या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए गाइडलाइंस जारी किए थे। रीट्स के शुरू होने से सेक्टर को विदेशी, इंस्टीट्यूशनल और रिटेल निवेशक तीनों से पूंजी मिलेगी और सेक्टर के लिए लिक्विडिटी का मुश्किल कुछ हल होगा। इंडस्ट्री से लिक्विडिटी की मांग सरकार भले अनसुनी कर दे, कॉर्पोरेट्स और फंड हाउसेस को इसमें बिग बिजनेस दिख रहा है। बुधवार को ही अजय पिरामल की कंपनी पिरामल एंटरप्राइजेस ने कैनेडा पेंशन प्लान बोर्ड के साथ रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग के लिए करार किया है। इस करार के जरिए कैनेडा पेंशन प्लान यानी CPP और पिरामल एंटरप्राइजेस 25-25 करोड़ डॉलर का निवेश करेंगे। पिरामल एंटरप्राइजेस की पी फंड इंडिया रीट, जो रियल्टी में निवेश करती है, इस पूंजी को मैनेज करेगी। कंपनी की जो अपनी NBFC है वो इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगी। इस डील के साथ पिरामल एंटरप्राइजेस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के हर चरण में निवेश करने की क्षमता रखेंगे।
इस डील पर बात करने के लिए पिरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पिरामल हमारे साथ है। स्वागत है आपका अजय जी रियल एस्टेट टीवी पर। ये बताइए, कनाडा पेंशन प्लान के साथ आपने जो ये डील किया है, किस तरह की डील है ये, और ये रकम आप कहाँ निवेश करेंगे? ये डील है कैनेडियन पेंशन प्लान और पिरामल एंटरप्राइजेस का एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है, जिसमें कैनेडियन पेंशन प्लान $250 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे और पिरामल एंटरप्राइज भी $250 मिलियन। तो ये जो एक $500 मिलियन का जो पूल है, इसे हम लोग डेट स्ट्रक्चर्ड डेट में इन्वेस्ट करेंगे और रेसिडेंशियल एरियाज में करेंगे। ये रेसिडेंशियल एरियाज प्राय तो ऐसे सिटीज़ आइडेंटिफाई नहीं की है, लेकिन मुंबई, थाने, पुणे, NCR, बेंगलोर, चेन्नई, ये सिटीज़ में किया जाएगा। जी, तो कितने ग्रोथ की उम्मीद आप रख रहे हैं इस बिजनेस से, और क्या आपको लग रहा है कि प्राइवेट इक्विटी से ज्यादा आपको निवेश अब इस डेट इंस्ट्रूमेंट से करना पड़ेगा? तो आज मार्केट कंडीशन के हिसाब से मुझे लगता है कि डेट इज़ अ बेटर इंस्ट्रूमेंट टू डू दैन इक्विटी, इसीलिए हम लोग डेट में भी जा रहे हैं। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है हमारे साथ में, लेकिन स्ट्रक्चर्ड डेट की ज़्यादा संभावना है होने की आज। शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। डीएलएफ ने उस डील का ऐलान कर दिया है जिसका उसके शेयर होल्डर्स को काफी दिनों से इंतजार था। अमान रिजॉर्ट्स में डीएलएफ ने अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। अमान रिजॉर्ट्स के फाउंडर एड्रियन जीका ने इसे 2200 करोड़ में खरीदा है। हालांकि अमान के नई दिल्ली में बने लोडी होटल को डीएलएफ ने इस डील से बाहर रखा है। इस रकम से डीएलएफ अपना कर्ज कम करेगी। साथ ही डीएलएफ को डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के तरफ से भी करीब 750 करोड़ रुपए रिफंड मिलेंगे। ये रिफंड डीएलएफ को रद्द किए गए एक कन्वेंशन सेंटर के लिए मिलेगा, जो उसे 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बनाने थे। इसके लिए डीएलएफ ने 35 एकड़ जमीन के लिए करीब 901 करोड़ रुपए चुकाए थे। अब खबर है कि डीडीए 225 करोड़ रुपए को जब्त करके बाकी पैसे लौटाने के लिए तैयार हो गई है। लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक। आगे देखेंगे क्यों बना है दक्षिण भारत का प्रॉपर्टी मार्केट बड़े निवेशकों के लिए हॉट प्रॉपर्टी। और अगर आप भी यहाँ निवेश करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। आपको एक्सपर्ट सलाह देंगे हमारे दो खास मेहमान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रियल एस्टेट टीवी। अब वक्त है साउथ इंडिया के प्रॉपर्टी मार्केट्स पर हमारी खास चर्चा का। लेकिन पहले देखेंगे इन मार्केट्स में ऐसी क्या खासियत है जो निवेशकों को अपनी ओर खींचे जा रहा है, जिस वजह से मंदी के बावजूद यहाँ पर मकानों की बिक्री में कोई खास कमी नहीं आई है। लेते हैं रिसेशन प्रूफ साउथ का जायजा। दक्षिण भारत और मुंबई दिल्ली के रियल्टी मार्केट की कहानी कुछ इस खरगोश और कछुए की दौड़ के समान है। मुंबई और दिल्ली की प्रॉपर्टी कीमतें तो इस खरगोश की तरह तेजी से बढ़ती हैं, तो बंगलुरु, चेन्नई जैसे मार्केट में बढ़त कछुए की धीमी चाल चलती है। लेकिन इन मार्केट्स की इसी खूबी ने इन्हें मंदी से भी बचा के रखा है और खरीदार निवेशकों का डार्लिंग भी बनाया है। ASK so far have invested almost 200 crores in Bangalore and close to 100 crores in Chennai. So we have invested 300 crore in the previous years. Actively आगे जाके जो 14, 15 और 15, 16 में मुझे लगता है कि और 200 या 300 करोड़ इन्वेस्टमेंट ये मार्केट में हो सकती है। ASK रियल्टी फंड इन मार्केट्स में 300 करोड़ का निवेश कर चुके हैं और नए वित्त वर्ष में और 300 करोड़ बंगलुरु और चेन्नई में लगाएंगे। दरअसल पिछले 10 सालों में IT सेक्टर में आई बढ़ोतरी से इन मार्केट्स में स्पेंडिंग पावर बढ़ी है और मकानों के लिए डिमांड भी बढ़ गई है। साल के तीसरे तिमाही के लिए लाइसिस फोरास के आंकड़ों को देखें तो बंगलुरु में इस दौरान बिक्री 58% बढ़ी है, लेकिन कीमतें ज्यों की त्यों रही। चेन्नई में बिक्री में 3% और कीमतों में 1% की बढ़त देखी गई है और तेलंगाना मसले पर कुछ क्लैरिटी आने से हैदराबाद में कीमतें 18% और बिक्री 7% बढ़ी है। इन शहरों में बिक्री बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ज्यादातर सप्लाई अभी भी लोगों के बजट के अंदर मिल रही है, यानी 80 लाख रुपए से कम की सप्लाई। इसीलिए मार्केट में आ रही नई सप्लाई को देखें या इन्वेंट्री को, दोनों ही पैमानों पर ये मार्केट दिल्ली, मुंबई के मुकाबले काफी बेहतर है, जो कि बिल्डरों को यहाँ पर नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए काफी प्रोत्साहित भी करता है।
करंटली हम 5 से 6 प्रोजेक्ट बेंगलोर में अभी फिलहाल कर रहे हैं और 5-6 प्रोजेक्ट ड्राइंग बोर्ड पे है। जनरल ऑन एन एवरेज प्राइजेस जैसे कि रीजनेबल लेवल में है और ज़्यादा करके प्रोजेक्ट का टिकट साइज 40 से 80 लाख के दरमियान के होने की वजह से यूजुअल टेक ऑफ मार्केट का अच्छा है। आने वाले समय में हम बेंगलोर पे अधिक फोकस करना चाहेंगे, जहां पे सेल्स आज भी रीजनेबल पैमाने पे टेक ऑफ अच्छी है स्टॉक की। तो देश के बड़े निवेशक जा रहे डाउन साउथ। मुंबई मार्केट के नामी बिल्डर भी यहां अपने बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। साफ है सभी को यहां वैल्यू दिख रही है, लेकिन इसका फायदा आप कैसे उठाएं? कौन से हैं दक्षिण भारत के प्रॉपर्टी हॉटस्पॉट्स? चर्चा करने हमारे साथ जुड़ रहे हमारे एक्सपर्ट्स दिल्ली से BOP.in के डायरेक्टर हिम्मत सिंह और चेन्नई से हमारे साथ है कुशमन एंड वेकफील्ड की ED रेसिडेंशियल सर्विसेज कल्पना मूर्ति। स्वागत है आप दोनों का। शुरू करते हैं दक्षिण भारत के सबसे बड़े प्रॉपर्टी मार्केट बंगलुरु से। कल्पना, आप ही के आंकड़ों के मुताबिक बंगलुरु में Q3 में सबसे ज्यादा लॉन्च हुए हैं। कौन से टिकट साइज में आपको सबसे ज्यादा लॉन्च दिखे हैं? बेंगलुरु में मैक्सिमम 2013 Q3 Q4 में लॉन्चेस 40 लाख में शुरू होके 83 लाख 85 लाख तक का डिमांड बहुत अच्छा एस्टैब्लिश हुआ है। तो दिस विल बी predominantly the ticket size that has seen demand in Bangalore. किन लोकेशंस में सबसे ज्यादा सप्लाई आ रहा है? सप्लाई बहुत ज़्यादा नॉर्थ में देखे हैं, साउथ ईस्टर्न कॉरिडोर में भी देखे हैं और ज़्यादातर देखेंगे तो हरलूर रोड, सरजापुर रोड के तरफ से बहुत सारे लॉन्चेस देखे हुए हैं और मैक्सिमम ये कॉरिडोर में देखा है हमने। राइट। हिम्मत जी, नॉर्थ बैंगलोर को BOP.in से हर रिप्रेजेंटेटिव ने इस शो में काफी रेकमेंड किया है। ये बताइए आपको ये लोकेशन इतना अट्रैक्टिव क्यों दिख रहा है? कविता, व्हेन यू लुक एट कोई भी सिटी देख लीजिए आप इंडिया में, जहाँ पे भी एयरपोर्ट आता है द सिटी स्टार्ट्स ग्रोइंग टुवर्ड्स द एयरपोर्ट। सो अगेन इन टर्म्स ऑफ बैंगलोर अगर हम देखेंगे तो एयरपोर्ट की तरफ एक्टिविटी होने की वजह से नॉर्थ बैंगलोर इज बिकम अ वेरी अट्रैक्टिव लोकेशन। उसके और फ़ायदे ये हुए हैं कि गवर्नमेंट हैज़ पुट इन सम IT पार्क्स, सम एरोस्पेस पार्क्स एंड SEZs जो कि उस एरिया में भी अब आएंगे। दैट इज़ वाई BOP we've always said that North Bangalore is a good location. जी, कल्पना, दो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात हो रही है साउथ में। एक तो है चेन्नई बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दूसरा है कि बैंगलोर से मैसूर का जो हाईवे है उसका 8 लेनिंग होने वाला है। इससे आपको किन इलाकों के रियल्टी मार्केट में पिकअप होते दिख रहा है? चेन्नई बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में के वास्ते यू कैन से व्हाइटफील्ड एंड KR-Puram एज अ माइक्रो मार्केट and largely micro markets around these two locations will definitely have a lot of advantage. And if you look at the Bangalore-Mysore corridor, we feel Kengeri would be a micro market that will be largely benefited. तो ये जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इसके वजह से यहाँ पर प्रॉपर्टी रेट्स कितना ग्रोथ होते दिख रहा है आपको? We are expecting on a year-to-year maybe 12 to 15% तो हम expect कर रहे हैं। 12 to 15% आप कह रहे हैं। हिम्मत, ये बताइए निवेशकों की नजरिए से अगर बात करें तो बंगलुरु मार्केट में रेंटल रिटर्न्स जो है कैसे दिख रहे हैं आपको, खासकर इसे अगर दूसरे बड़े मार्केट से आप कंपेयर करें तो? कविता, अगर हम इसे कंपेयर करते हैं विद अदर मेट्रोपॉलिटन मार्केट, इवन NCR और मुंबई से, बैंगलोर हैज़ डन मच बेटर। जिस हिसाब से रेंटल्स हैव बीन ग्रोइंग एट अबाउट 8 to 10% every year. Mumbai market, NCR market have been stagnant over the years. लेकिन अगर कैपिटल वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो कितना प्रोपोर्शन बनता है, किस तरह का रिटर्न इन्वेस्टमेंट पर मिल सकता है यहाँ पर? अगर आप कंपेयर करें विद अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री लाइक NCR एंड मुंबई, बैंगलोर इज गिविंग मोर मे बी अपवर्ड्स ऑफ 3% रिटर्न।
बैंगलोर से लगे कौन से ऐसे शहर है जहां पर आपको प्रॉपर्टी डेवलपमेंट पिकअप होते दिख रहा है? We see Mangalore market picking up with a lot of interest from the end user market. I think Mangalore is a city that we should watch. लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, लेकिन चर्चा यहाँ पर जारी रहेगी। आगे बात करेंगे चेन्नई और हैदराबाद मार्केट्स में। स्वागत है आपका रियल एस्टेट टीवी के स्पेशल में, जहां हम आज फोकस करें दक्षिण भारत के प्रॉपर्टी मार्केट्स पर। हमारे एक्सपर्ट्स कल्पना मूर्ति और हिम्मत सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। अब बात करेंगे चेन्नई और हैदराबाद के मार्केट्स पर। चेन्नई मार्केट से शुरू करते हैं। हिम्मत, आपके पास आते हैं। काफी स्टेबल बताया जाता है चेन्नई मार्केट को, क्यों, इसका क्या मतलब निकालें? Chennai is a very conservative market. It is very location driven and not very speculative in that manner. But in Chennai, we have seen that people actually look out for locations, end use properties. A lot of investors look at properties which are ready to move in. So that the risk of builders not giving delivery is not there. कंजर्वेटिव कह रहे, स्टेबल कह रहे, तो निवेशक के नजरिए से क्या आप इसे सेफ कहेंगे? Definitely, I would call it safe. Safe है because even the builders are more careful in their delivery timelines. So yes, it is safe. जी, कल्पना, कौन से इलाकों में चेन्नई में खरीदारी करनी चाहिए? कितने तक का ग्रोथ या रिटर्न हम या इस मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? If you look at Arepuram, if you look at Boat Club, Poise Garden, or Abhiramapuram, anything, Nungambakam, all these areas have always had a upswing in terms of capital markets. You will see prices increasing in a stable manner, and the max we have seen some markets commanding up to 22% to even 25%. But whereas when you look at peripheral areas, like you take a OMR, you take a GST road, or you take the Bangalore highway, or any such markets which is more on a growth corridor, we have seen again the prices increasing in a stable manner, but not in the range in which it would, it would be around 20. It is around say 15 to 18% that we have seen the growth. और जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उससे चेन्नई के किन इलाकों को फायदा होते दिख रहा है आपको? Once the social infrastructure adds into this particular corridor, I'm sure Sriperumbudur will do very well. And on the other hand, if you look at the GST road is actually being populated by the residential supply. So I would say GST road on one hand, and Sriperumbudur market will do well because of the industrial establishment. हैदराबाद की बात करते हैं। हिम्मत, तेलंगाना मामले पर क्लैरिटी आने से यहाँ के मार्केट में क्या आपको सुधार होते दिख रहा है? कविता, इनफैक्ट तेलंगाना में क्लैरिटी अभी आने में थोड़ा वक्त और लग सकता है विद ऑल द डेवलपमेंट्स दैट आर हैपनिंग दीज डेज। बट जिस हिसाब से अभी तक मार्केट रिएक्ट करी है, अ लॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग ऑन द साइडलाइंस कि अगर हम इसमें इन्वेस्ट करें कि ना करें। सो इफ़ यू हैव सीन ट्रेंड्स जो बता रहे हैं दैट मार्केट ऑलमोस्ट स्टैग्नेट कर गई है, एंड फ्रॉम हियर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे मार्केट को डेफिनेटली, रियल एस्टेट मार्केट को डेफिनेटली एक पॉजिटिव रिएक्शन मिलेगा। राइट। कल्पना, हैदराबाद मार्केट में अब तेलंगाना इश्यू के मसले से जो है कुछ हद तक क्लैरिटी आ गया है, तो क्या आपको लगता है कि निवेश के लिए सही वक्त होगा? Yes, it is the right time. If you compare any other metros, say Delhi, Bombay, Southern, Bangalore, Chennai, the lowest capital values are available in this particular city, which is Hyderabad. And I would say it is definitely a product for an end user who can look at a good deal for them, because the prices would only go up, and at any given point of time it is not going to go down. Similarly, for an end user, if you look at an investor also, can look at buying properties in the Hyderabad market.
कौन से लोकेशंस की आप बात कर रही है, और क्या आप हमें बता सकते हैं कि किस टिकट साइज में यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट्स मिल रही है? I would say anywhere between 30-34 lakhs. I have had a good product which comes with value addition, and it can go up to 90 lakhs and a crore as well. I think Gachibowli, you can look at Gachibowli, you can look at Kukatpatti. All these occasions are really good. शुक्रिया कल्पना और हिम्मत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खरीदारी करना हो या निवेश, दक्षिण भारत की रियल्टी मार्केट काफी अट्रैक्टिव ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ ना रोजगार की कमी है, ना ही लोगों से आ रहे डिमांड की। काफी तगड़ा रेंटल मार्केट भी है, और अब तो बड़े बिल्डर और निवेशक यहाँ पैसे लगा रहे, यानी इन्वेस्टमेंट ग्रेड का तो ठप्पा लग ही गया है। रियल एस्टेट टीवी में इस हफ्ते इतना ही। लेंगे आपसे विदा। आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। हमारे ट्विटर और फेसबुक आईडीज आपको अपने स्क्रीन पर दिखेंगे, और यूट्यूब के CNBC आवाज चैनल पर आप हमारे पुराने एपिसोड देख सकते हैं। तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और देखते रहिए रियल एस्टेट टीवी।